Hello aspirants, welcome to daily news analysis of the Indian Express. Today the date is 30th September. So let's get started. First thing is कि यहाँ पर पॉक्सो को लेकर रिपोर्ट दी है लॉ कमीशन ने अपनी, जिसमें उसने कहा गया है कि ये जो हम लोग एक्चुअली कोर्ट ने भी कहा था कि ये 16 to 18 जिसे हम एडोलसेंट एज कहते हैं, इसको हमें देखना चाहिए कि क्या सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए जो कंसेंशुअल एज है उसको रिड्यूस करने की जरूरत है फ्रॉम 18 टू 16, बिकॉज कोर्ट्स का कहना था कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये सेक्सुअल एक्ट्स कंसेंशुअल होते हैं, तो इसमें फिर पनिश करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऑलराइट, तो उसको लेकर यहाँ पर लॉ पैनल ने अपनी रिपोर्ट दी है कि नहीं, इस एज को चेंज मत कीजिए क्योंकि चेंज करने से और ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। बट हाँ, आप इतना कर सकते हैं कि अगर 16 टू 18 इस एज ग्रुप का कोई केस आया है तो जज के पास डिस्क्रिशन होना चाहिए। जज शुड हैव दैट डिस्क्रिशन कि उसे किस तरीके से इसको हैंडल करना है। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं एक बैलेंस स्टैब्लिश कर सकेगा। जस्ट अ सेकेंड, चलिए। Stating that it is not advisable to tinker with the existing age of consent, that is 18 years, under POCSO Act to exempt adolescent sexual acts. Alright. Instead, the Law Commission of India favored introducing a guiding judicial discretion in the matter of sentencing in case involving those in 16 to 18 group. Alright. This will ensure that the law is balanced. राइट, तो लॉ कमीशन ने फिलहाल के लिए इस एज को रिड्यूस करने से मना कर दिया है। ओके, क्योंकि इसमें होता है कि काफी मेंटल ट्रॉमा एंड हैरेसमेंट फेस करनी पड़ती है बच्चों को। एंड दूसरी बात ये है कि मेन इंपॉर्टेंट थिंग इसमें ये आ जाती है, फर्स्ट थिंग इज कि ये पुलिस का एंड जुडिशियरी का जो प्रीशियस टाइम है, एफर्ट्स है, रिसोर्सेज हैं, वो डाइवर्ट करता है रादर देन दी ट्रू केस जहां पर वाकई में हैरेसमेंट हुआ हो किसी अंडर 18 गर्ल का या बॉय का, या कोई किसी तरह का रेप केस या इस तरह की चीजें आती हैं। ठीक है, तो इन इंपॉर्टेंट केस को सुनवाई करनी चाहिए कोर्ट को, बट वो ऐसे केस की सुनवाई करने में अपना टाइम वेस्ट करता है जहां पर एक्टिविटी मर्जी से हुई है, राइट, रोमांटिक रिलेशनशिप में हुआ है। तो यहां पर फिलहाल के लिए लॉ कमीशन ने कहा है कि हम इसको रिड्यूस नहीं करना चाहते हैं। नेक्स्ट, यूएसए का वही स्टैंड है। इट अर्ज इंडिया टू कॉपरेट फुली विद द ऑनगोइंग कैनेडियन इन्वेस्टिगेशन। ऑलराइट, इंडिया डिनाई कर रहा है हमारा कोई रोल नहीं है, बट कनाडा खड़ा हुआ है कहीं ना कहीं कि रोल है, हमारे पास एविडेंस है, बट अभी तक उसने कोई एविडेंस पब्लिक नहीं किया है। यहाँ पर जस्टिन ट्रूडो कह रहे हैं कैनेडा इज वेरी सीरियस अबाउट बिल्डिंग क्लोजर टाइज विद इंडिया एज इट्स ग्रोइंग इकोनॉमिक पावर एंड इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल प्लेयर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पॉक्सो को लेकर ही आगे थोड़ी सी न्यूज और है। फर्स्ट, though it was intended to safeguard the children, it is leading to incarceration of young boys and girls because sometimes these sexual activities are consequence of sexual curiosity or need to explore. Right? There is a social cost associated with the present situation, including negative impact upon the health, both physical and mental, burden upon the investigating agencies and courts, and a take away focus from cases that are genuine and require immediate consideration. Right? Now, it cannot be ignored that reducing the age of consent will have a direct and negative bearing on the fight against child marriage as well as child trafficking. फिर ये बात आ जाती है कि अगर आप सेक्सुअल एक्टिविटी परमिट कर रहे हो आफ्टर एज ऑफ 16, तो फिर चाइल्ड मैरिज क्यों नहीं? ओके, मतलब अगर 16 प्लस आप मान रहे हो कि आप एडल्ट हो चुके हो, तो फिर वो मैरिज भी आप 16 कीजिएगा। ओके, वरना वो कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाएंगे दोनों चीजें। Next is, it is very real possibility of young girls being easily seduced into love traps and then sold off in trafficking cannot and should not be ignored. It may lead to children being at the mercy of adult abusers, thereby enabling prostitution and exploitation of children. Right? तो लॉ कमीशन का मानना है कि ये पॉइंट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं रादर देन कि हम इस एज को रिड्यूस करें। तो ये कुछ काउंटर पॉइंट्स हैं जो आप अपने एग्जाम में यूज कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अब क्योंकि इलेक्शन टाइम आ रहा है, दिसंबर में इलेक्शन है 5 स्टेट्स में, तो मोस्टली आपको न्यूज इलेक्शन रिलेटेड न्यूज ही मिलेगी और वो आपके काम की नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए कावेरी डिस्प्यूट देख लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि ये कर्नाटका, जिसको हम कहते हैं अपस्ट्रीम स्टेट या अपर रिपेरियन स्टेट, और नीचे है तमिलनाडु, दैट इज डाउन स्ट्रीम।
अब देखिए यहाँ पर वाटर की जो शॉर्टेज का इशू बनता है ये सिर्फ उस साल में बनता है जिस साल सपोज हमारे यहाँ रेनफॉल कम हुई है। ऑलराइट, और ये उसी में से एक ईयर था, स्पेशली द मंथ ऑफ अगस्त। तो अब ऐसे में एग्रीकल्चर की नीड दोनों को है। अगर हम कर्नाटका साइड देखें तो यहाँ पर मांड्या एक रीजन है जहाँ पे एग्रीकल्चर इरिगेशन की पूरी नीड कावेरी के वाटर से फुलफिल होती है। सिमिलरली बेंगलुरु की आपकी जो ड्रिंकिंग वाटर नीड है वो भी इसी से फुलफिल होती है। बट एट द सेम टाइम तमिलनाडु का भी यही कहना है कि हमें भी इरिगेशन के लिए, अपने फार्मर्स के लिए इस वाटर की जरूरत है। राइट, तो जब भी डिस्ट्रेस का ईयर होगा तो दोनों स्टेट में झगड़े शुरू हो जाते हैं। बट सच ये है कि दोनों ही स्टेट ने कभी इस कावेरी बेसिन पर अच्छे से वर्क किया ही नहीं है। 4 साल नॉर्मल चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, फिर 1 साल डिस्ट्रेस आया तो लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। ठीक है, बट उस 4 साल में ये लोग कोशिश नहीं करते कि हम इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। राइट, तो ये कोर्ट में भी काफी टाइम तक चला ये केस। लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट, farmer association, civil society group, opposition parties, they are up in arms over the directive of Kaveri Water Regulation Committee, the technical arm of Kaveri Water Management Authority। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा था कि आप एक तरह की अथॉरिटी बनाइए, दैट इज कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है, और उसकी एक टेक्निकल आर्म होगा, दैट इज ए रेगुलेशन कमिटी, जो कि प्रॉपर स्पेशलिस्ट होंगे, इसमें एक्सपर्ट होंगे जो स्टडी करेंगे कि ये वाटर का जो भी है डिस्ट्रीब्यूशन ये किस तरीके से मैनेज किया जाए। तो ये अथॉरिटी बना तो दी गई सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर। ऑलराइट, और इस अथॉरिटी ने ऑर्डर दिया टू रिलीज 3000 क्यूसेक ऑफ वाटर पर सेकेंड टू तमिलनाडु। बट कर्नाटका कह रहा है दैट वी आर नॉट एबल टू रिलीज दैट, क्योंकि हमारे पास ही पानी की शॉर्टेज है। Alright. Now the main source of irrigation for farmers in Karnataka, Mandya region, as well as Bangalore's drinking water, Tamil Nadu too is dependent on it. It needs to be urgently put in place that addresses the concerns of both state in time of insufficient rainfall. Okay, इस साल डेफिसिट रेनफॉल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के वर्डिक्ट में कहा था कि आप इतना ये अथॉरिटी बनाइए। उस अथॉरिटी ने कहा कि इतना वाटर रिलीज करना चाहिए। राइट, तो पिछले 5 साल तक कोई इशू नहीं आया क्योंकि वाटर सरप्लस था, कोई दिक्कत नहीं थी, वो शेयर कर रहे थे। बट प्रॉब्लम जब जनरेट हुई जब यहाँ पर वाटर की स्कैरसिटी क्रिएट हुई इस साल। राइट, बट कोर्ट ने एक गलती की कि जब उसने जजमेंट दिया तब उसने ऐसा कोई ब्लूप्रिंट बनाकर नहीं दिया कि हम वाटर किस तरीके से शेयर करेंगे इन डिस्ट्रेस ईयर। ठीक है, नॉर्मल ईयर में तो ठीक है, दे कैन रिलीज 3000 क्यूसेक ऑफ वाटर पर सेकेंड, बट डिस्ट्रेस ईयर में क्या करेंगे ये कोर्ट ने नहीं बताया। Alright, now it directed setting up of an agency to administer water allocation, but the Kaveri Water Management Authority, it never really got around to initiating conversations amongst Kaveri Basin states during poor monsoon years. Alright, now कर्नाटका ने कहा है कि हम ये जो अवार्ड है इस कमेटी का इसको कंटेस्ट करेंगे कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, बट रादर लीन ऑन जुडिशियरी एंड कावेरी डिपेंडेंट स्टेट्स। ओके, बट ये दिल्ली बेस्ड कावेरी मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है ये ज़्यादातर डिपेंड करती है इंजीनियर्स और ब्यूरोक्रेट्स की एडवाइस पर। ठीक है, जिनके पास एक्सपर्टीज है नहीं उस चीज़ की। और रादर देन अब ज़रूरत ये है कि आपके जो फार्मर्स हैं, जैसे जो सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर से अफेक्ट हो रहे हैं, इनको ज़रूरत है आपस में बात करने की कि हम इसका क्या सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। राइट, ऑलवेज लीगल तरीके से सॉल्यूशन निकल के आए ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, now solutions ranging from disincentivizing water intensive crop, especially तमिलनाडु साइड पर काफी वाटर इंटेंसिव क्रॉप ग्रो करते हैं तो वो दिक्कत होती है उसमें। ठीक है, एंड एनकरेज डिसेंट्रलाइज वाटर मैनेजमेंट दैट विल रिक्वायर द इनपुट्स ऑफ हाइड्रोलॉजिस्ट, इकोनॉमिस्ट, एग्री साइंटिस्ट, फार्मर, इंडस्ट्री बॉडीज एंड सिविल सोसाइटी। ओके, सो अल्टीमेटली बस बात इतनी सी है कि आपको ये जो लीगल वे है इन सबसे थोड़ा सा मूव करके कहीं ना कहीं डिसेंट्रलाइज करके आपके जो लोकल एग्रीकल्चरिस्ट हैं, फार्मर्स हैं, इनको आपस में साथ आने की जरूरत है। स्टेट गवर्नमेंट्स को साथ में काम करने की जरूरत है ताकि इस पूरे बेसिन को ही प्रॉपरली मैनेज किया जा सके। ऑलराइट, बाकी आर्टिकल अभी काम के नहीं है क्योंकि इनमें वही सब बातें जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, विमेन रिजर्वेशन बिल और इस सब पर। ठीक है, यहाँ पर ये अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं सेमीकंडक्टर को लेकर, तो इसमें कुछ एक पॉइंट्स हैं जो बहुत अच्छे हैं, आपको लिखने चाहिए जो अपने नोट्स में। ठीक है, फर्स्ट इज वी हैव टू बिल्ड आइलैंड ऑफ एक्सीलेंस इन सर्टेन फील्ड्स अराउंड सराउंडेड बाय सी ऑफ ऑर्डिनरीज। और क्योंकि आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर क्वालिटी मेंटेन करनी होती है। सेमीकंडक्टर ऐसा नहीं है कि आप कोई फ्रूगल इनोवेशन टाइप, फ्रूगल इनोवेशन क्या होता है, जुगाड़ कल्चर। ऑलराइट, हम लोग कई बार जैसे चाइना की कई चीजें ऐसे
जैसे आजकल यूटेंसिल्स में काफी थोड़े से ऐसे आ गए हैं जो इजी कर देते हैं चॉपिंग एंड ऑल, ठीक है, तो वो आप जुगाड़ से उसको कॉपी कर सकते हो। बट सेमीकंडक्टर में जुगाड़ कल्चर नहीं चलता, यू नीड टू बिल्ड ए आइलैंड ऑफ एक्सीलेंस इन सर्टेन फील्ड्स, ओके, सर्टेन फील्ड्स लाइक जो टर्शरी हेल्थ केयर होती है, कैंसर एंड ऑल, ठीक है, तो हमने कोविड की वैक्सीन बनाई, और तो हमने उसमें एक प्रॉपर एक्सपर्टीज डेवलप की, एक्सीलेंस, ऑलराइट। उस तरीके एजुकेशन में हमारे आईआईटीज आईएम्स दे आर कंसिडर्ड एज आइलैंड ऑफ एक्सीलेंस, राइट। उसी तरीके से सेमीकंडक्टर फील्ड में भी हमें वो एक्सीलेंस अचीव करना है। कई चीजें ऑर्डिनरी चलती रहेंगी वो ठीक है, बट सेमीकंडक्टर फील्ड में वी नीड टू हैव दैट एक्सीलेंस। परचेजिंग पावर पैरिटी, इसमें हम इंडिया, वी आर थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होती है कि अगर आपको 1 kg एप्पल इंडिया में बॉट करने हैं, ठीक है, तो सपोज वो 100 रुपीज के पड़ रहे हैं, राइट, और यही 1 kg अगर आपको यूएसए में खरीदने हैं, ठीक है, तो वो उनके हिसाब से जितने भी डॉलर के पड़े, सपोज $3 के, ठीक है, बट $3 इक्वल टू 100 रुपीज तो नहीं होता ना, ठीक है, तो इस तरीके से हम मैनेज करते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। ये डिपेंड करता है फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। तो परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म में वी आर थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑलरेडी, एंड वैसे हम लोग फिफ्थ लार्जेस्ट हैं। Now consumption has also increased manifold. Fifth of all global semiconductor design is done in India. और मैंने जब आपको सेमीकंडक्टर पे मेंस 450 में लेक्चर दिया था, तो आई टोल्ड कि डिजाइन में हमारे पास तो एक्सपीरियंस है, बट हम लोग लैक कर रहे हैं फैब्रिकेशन में, और फैब्रिकेशन यूनिट ये बनानी है हमें। Indians and people of Indian origin are leading some of the global top global tech companies. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ का टैलेंट हमेशा बाहर ही जा रहा है, हमारे यहाँ का काफी सारा टैलेंट यूपीएससी में भी आ रहा है, right? क्योंकि सिलेबस को जिस तरीके से बना दिया गया है, क्वेश्चंस के पैटर्न इस तरीके से हैं कि अच्छे अच्छे आईआईटी के टॉपर्स, एम्स के टॉपर्स वो यूपीएससी की तरफ आ रहे हैं। तो ये शायद सबसे बड़ा ब्रेन ड्रेन हो रहा है हमारे यहाँ, एज कम्पेयर टू कि जो फॉरेन निकल जाते हैं जो लोग, ठीक है, ये ब्रेन ड्रेन सही तो नहीं है, बट एनीवे हमारे डोमेन में नहीं आता ये। पावर फ्लक्चुएशंस आर एन, और मैंने आपको जब 450 लेक्चर दिया था उसमें कहा था कि 24 आवर्स आपको पावर सप्लाई, वो भी एक अच्छे वोल्टेज पर, ठीक है, फ्लक्चुएशन नहीं हो सकते, अदरवाइज वो पूरा प्रोसेस है जो मैन्युफैक्चरिंग को वो जीरो से शुरू करना पड़ता है आपको, राइट। देखिए यहाँ पर अंबेडकर और गांधी जी के व्यूज को लेकर कंपैरिजन किया गया है, तो अब यही सब आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, कि गांधी जी वर्सेस अंबेडकर। बस शॉर्ट में आप इतना जान लीजिए कि गांधी जी का कहना था कि हमें फाइट अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट करनी चाहिए, राइट, वर्ना सिस्टम के अगेंस्ट नहीं, वर्ना सिस्टम रहना चाहिए। बट अंबेडकर जी का कहना था नहीं, ये जो वर्ना सिस्टम है यही तो जड़ है इस अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस की, तो इसको खत्म करना चाहिए पहले, राइट। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब चल रही थी 1932 के अराउंड, और 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, एंड अंबेडकर जी वॉज द वन पर्सन जिन्होंने तीनों अटेंड की थी, ऑल 3 कॉन्फ्रेंस, राइट। गांधी जी ने सिर्फ सेकंड वाली अटेंड की थी और कोई सी नहीं, और तो यहाँ पर अंबेडकर जी ने डिमांड किया था कि हमें भी मुस्लिम्स की तरह सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए फॉर अनटचेबल। अब देखिए सेपरेट इलेक्टोरेट और इसमें रिजर्वेशन में मैं आपको फर्क बता देता हूँ। सेपरेट इलेक्टोरेट ये होता है कि अगर सपोज ये कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी है, राइट, तो यहाँ पर सपोज कीजिए कि एससी के भी लोग हैं, एसटी के भी लोग हैं, ओबीसी के भी लोग हैं, और जनरल के भी वो लोग हैं, मुस्लिम्स भी है, अलग माइनॉरिटीज भी हैं, ठीक है। अगर ये कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व है, तो सपोज 4 पार्टीज कंटेस्ट कर रही हैं इलेक्शन को। अगर ये रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है सपोज एससी के लिए, तो उन चारों पार्टी को एससी कैटेगरी का ही कैंडिडेट उतारना होगा, ऑलराइट। तो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी के टर्म्स में ये एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, माइनॉरिटी है, इन सबको वोट इन्हीं में से किसी को देना पड़ेगा, राइट, बिकॉज इस सीट से सिर्फ एक एससी कैंडिडेट ही इलेक्ट हो सकता है। दिस इज रिजर्वेशन जो प्रेजेंट सिचुएशन है। सेपरेट इलेक्टोरेट इससे अलग था, सपोज एससी है, एसटी है, ओबीसी है, जनरल है, ठीक है, और मुस्लिम है या दूसरी माइनॉरिटीज है। अब सपोज यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स के लिए दिया गया है, राइट, यानी कि यहाँ से मुस्लिम कंटेस्ट करेंगे, राइट, मुस्लिम्स विल कंटेस्ट फ्रॉम हियर, बट यहाँ पर वोटर्स जो होंगे वो सिर्फ मुस्लिम्स ही वोट करेंगे इनको। दिस वॉज द प्रॉब्लम विद सेपरेट इलेक्टोरेट। तो अब ये बताइए कि यहाँ पर तो कैंडिडेट ने सबके वोट लेकर जीता है, जो भी जीता उन पांचों में से, तो उसको काम तो सबके लिए करना पड़ेगा ना, उसको इक्वली सबके वेलफेयर के लिए वर्क करना पड़ेगा, राइट। लेकिन यहाँ पर ये जो मुस्लिम कैंडिडेट जीतेगा सेपरेट इलेक्टोरेट की वजह से, इसको सिर्फ मुस्लिम वोटर्स ने ही वोट दिया है, ठीक है, तो ऐसे में क्या हो जाएगा कि ही विल वर्क ओनली फॉर वेलफेयर ऑफ मुस्लिम्स, राइट। दिस वॉज सेपरेट इलेक्टोरेट। तो फिर पूना पैक्ट साइन होता है, और अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में वो होता है एक एग्रीमेंट कि देखिए सेपरेट इलेक्टोरेट छोड़ दीजिए, हम आपको रिजर्व सीट्स देते हैं, राइट, कि इन सीट से सिर्फ
एससी के ही कैंडिडेट खड़े हो पाएंगे। तो वो गांधी जी का एक्सेप्ट करने की मजबूरी थी वो, क्योंकि वो फास्ट एंड टू डेथ पर बैठ गए थे गांधी जी, एंड अगर उन्हें कुछ हो जाता तो फिर पूरे देश में एससी और अनटचेबल्स के अगेंस्ट वायलेंस शुरू हो जाता, राइट। इसलिए बट एट द सेम टाइम 1948 के अराउंड अम्बेडकर जी ने कहा था कि मुझसे गलती हुई ये पूना पैक्ट करके, क्योंकि इससे हुआ क्या कि रिजर्व कैटेगरी से सपोज ये कैंडिडेट बीजेपी से जीत गया, या ये आईएनसी से जीत गया, कांग्रेस से, या कोई भी बीएसपी किसी भी पार्टी से जीत गया, बट अल्टीमेट हो क्या रहा है कि आज बीजेपी के पास कई कैंडिडेट होंगे जो एससी से आते हैं, एसटी से आते हैं, मिनिस्टर्स भी बने हुए, बट अल्टीमेटली जो इनका हाई कमांड होता है किसी भी पार्टी का, ठीक है, वो उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। वो ये नहीं देख पा रहे हैं कि उनके वोटर्स का क्या हार्म हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आज बहुत से केसेस मिलते हैं हमें न्यूज में जहां पर किसी दलित के साथ वायलेंस हो रहा है। एमपी का एक फेमस केस था जहां पर एक ने यूरिनेट किया था एससी बंदे के ऊपर, राइट। बट पार्टी में बैठे हुए ये लोग जो एससी कम्युनिटी से आते हैं, मिनिस्टर्स हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं, वो आवाज नहीं उठा पाते इनके अगेंस्ट, क्योंकि पार्टी की छवि खराब होती है। और अगर सपोज कि ये सेपरेट इलेक्टोरेट का ही केस होता कि एससी के ही वोटर्स ने सिर्फ एससी को ही चुना है, ऑलराइट, और उसको बाकी के वोट से मतलब भी नहीं है, ओबीसी के वोट से, जनरल के वोट से, मुस्लिम के वोट से उसको कोई मतलब नहीं है, तो वो अपने एससी वालों की आवाज जरूर उठाता। ठीक है, तो ये अंबेडकर जी का था कि उनको कहीं ना कहीं बाद में रिग्रेट हुआ था कि मैंने पूना पैक्ट साइन नहीं करना था। बाकी सेटिंग आर्टिकल में इतना कुछ काम का नहीं है, आपको अगर पढ़ना हो तो मैंने हाईलाइट कर दिया, आप पढ़ सकते हैं, बट उसमें ऐसा कुछ वर्क नहीं है। बाकी आपकी स्पेक्ट्रम में दिया हुआ है अंबेडकर जी और गांधी जी के थॉट्स पर कंपैरिजन, वो आप वहां से देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगम, ये क्या है? ठीक है, यहाँ पे तमिलनाडु गवर्नमेंट ने क्या किया था, आपको पता है कि हमारे यहाँ जो हिंदू टेम्पल्स हैं वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में आते हैं। तो यहाँ पर इन लोगों ने क्या किया था कि अर्चकास यानी कि प्रीस्ट जो टेम्पल में सारे रिचुअल्स परफॉर्म करता है, ठीक है, ये इन्होंने ओपन कर दिया था सभी के लिए कि आप 1 साल का एक सर्टिफिकेशन कोर्स कर लीजिए, ठीक है, और फिर आपको एज अ प्रीस्ट अपॉइंट कर दिया जाएगा टेम्पल्स में, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट कुछ लोग चैलेंज कर रहे हैं, खासकर वो कम्युनिटीज इनके हेरिडिटरी राइट्स थे कि पंडित का बेटा ही पंडित बनेगा, उस तरह की, कि दे हैव चैलेंज द रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय डीएमके गवर्नमेंट which are seen as attempting to change the hereditary system of appointing archakas in Agam temple. Okay, the way for individual trained in Agam Shastra irrespective of caste and gender to assume priesthood. ठीक है, ना कास्ट मैटर करती है अब, ना जेंडर मैटर करता है। अगर आपने 1 साल का सर्टिफिकेशन कर लिया है तो आप बन सकते हैं, ठीक है, बट उनका कहना है कि ये अपॉइंट करेगा नॉन बिलीवर्स को एज अर्चकास, इन्फ्रिंजिंग अपॉन रिलीजियस राइट्स प्रोटेक्टेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, because they contended that knowledge of agams which are significant to religious practices could not be secured by completing the 1 year certificate course run by the government but require years of rigorous training under the learned gurus, right। Next is कि equality and non-discrimination in the appointment of priests, asserting that neither caste nor family succession could dictate the eligibility for performing temple rituals and appointment of pujaris। तो वैसे देखिए इनिशिएटिव तो एक तरीके से अच्छा है, बट शायद इनका पॉइंट भी पूरी तरीके से कुछ हद तक तो वैलिड है। नाउ abolition of hereditary priest appointment in Tamil Nadu, the Agam tradition persists in temple administration. Why only Hindu temples are under government control and not church and mosque? ये क्वेश्चन बहुत बार रेज किया जाता है कि ये हिंदू टेम्पल्स जो है इनको गवर्नमेंट के कंट्रोल से फ्री करना चाहिए। नाउ एंट्री ऑफ विमेन इन साबरीमाला टेम्पल, ये क्लासिक केस था ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन मॉडर्निटी एंड ट्रेडिशन, ऑलराइट। क्या आप ट्रेडिशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहते हो या मॉडर्निटी यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एंड ऑल, आप किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहते हो? तो देखिए हिंदू रिलीजन ऐसे, पहली बात तो कि वो रिलीजन नहीं है, हिंदू को एवरीवन सेज दैट इट इज ए पैटर्न, इट इज ए काइंड ऑफ लाइफस्टाइल, ठीक है, कि आप क्या प्रैक्टिसेस फॉलो करते हो, आप क्या कस्टम फॉलो करते हो, ठीक है। हिंदू वर्ड आपको पता है वो सिंधु नदी से आया था, और वो फॉरेनर्स ने दिया था, स्पेशली द पर्शियंस, जिन्होंने कहा था कि सिंधु नदी के ईस्टर्न साइड में रहने वाले सब लोग हिंदू हैं, राइट। तो हिंदुइज्म कोई रिलीजन नहीं था, इट वॉज ए वे ऑफ लाइफ। जैसे हमारे पूरे इस सब कॉन्टिनेंट की, ये सिंधु नदी है अगर, तो ये पूरे सब कॉन्टिनेंट की जैसी प्रैक्टिसेस थी, जो रिलीजियस बिलीफ थी, ओके, टेम्पल्स में वर्शिप करना, इमेज वर्शिप, वो सब हमारे रिलीजन का पार्ट बन गया, ऑलराइट। तो हमारे रिलीजन में इतनी डाइवर्सिटी है कि हम लोग फ्रीडम देते हैं सबको, अलग अलग सेक्ट अपने तरीके से अपनी रिचुअल्स वर्शिप करने के, ठीक है। जैसे साबरीमाला एग्जाम्पल की यहाँ पर देखिए, विमेन का जो मेंस्ट्रुएशन स्टेज में है उनका अलाउ
नहीं आना। बट एट द सेम टाइम लुक एट दिस टेम्पल, दिस Kodungaluru temple in Kerala. Menstrual days are celebrated every month with special pujas. ऑलराइट। उसी के बाद आपने एको टेम्पल के बारे में सुना होगा, असम में है जो, ठीक है। आई कांट रिकॉल दैट नेम, सॉरी आई कांट रिकॉल दैट नेम। वहां पर भी मेंस्ट्रुअल डेज में जाना अलाउ ना हो ऐसी कोई बंदिशें नहीं है। ऑलराइट, इनफैक्ट वो योनि के लिए ही फेमस है वो। आप में से शायद किसी को याद होगा उस टेम्पल का नाम, आई कांट रिकॉल दैट। ऑलराइट, तो हमेशा इक्वालिटी और मॉडर्न प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग ही रिलीजियस बिलीफ को अवॉइड करना वो ठीक नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं बैलेंस होना चाहिए बिटवीन मॉडर्निटी एज वेल एज बिटवीन ट्रेडिशन। हियर इज इलिसिट ट्रेड। देखिए ये थोड़ा सा एक मेरी नज़र में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके नेक्स्ट ईयर मेंस के लिए, क्योंकि इकोनॉमी जो होती है उसका ना कई पार्ट अंडरग्राउंड चल रहा होता है, ठीक है। जैसे जिसको हम कहते हैं ब्लैक इकोनॉमी या पैरेलल इकोनॉमी। तो उससे होता है क्या है कि अल्टीमेटली हम लोग अपनी जीडीपी में रियल नंबर रिफ्लेक्ट नहीं होते। हो सकता है हमारी जीडीपी आज भी $5 ट्रिलियन के आसपास हो, बट अधिकतर पैसा अगर ब्लैक मनी के फॉर्म में चल रहा है, अंडरग्राउंड चल रहा है, तो फिर वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा जीडीपी नंबर्स में, राइट। उसी तरीके से तो ये यहाँ पर कह रहा है कि दिस इलिसिट मार्केट, चाहे वो ड्रग्स की ट्रेडिंग हो, आर्म्स हो या गोल्ड स्मगलिंग हो, ठीक है, या फाइनेंशियल फ्लोज यानी कि ये ब्लैक मनी का फ्लो हो अंडरग्राउंड, ऑलराइट, दे आर थ्रेट टू एन इंडियन सोसाइटी एंड इकोनॉमी। द मनी लॉन्ड्रिंग वाज $159 बिलियन, अबाउट 5% ऑफ कंट्रीज जीडीपी, ठीक है। तो इतना हमारी जीडीपी कैलकुलेशन से बाहर है, ये सिर्फ एस्टिमेट है, कोई फिक्स डेटा नहीं है इसका, ठीक है। तो हमें जरूरत है कि वी शुड टैकल दिस काउंटरफिटिंग। काउंटरफिटिंग मतलब कॉपी करना, फेक प्रोडक्ट या फेक करेंसी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, नकली चीजें, या कई बार गोल्ड भी नकली होता है, ठीक है, तो उसको काउंटरफिटिंग कहते हैं। स्मगलिंग यानी कि बिना टैक्स किए आप अंडरग्राउंड ला रहे हो। टैक्स इवेशन वॉज ए फंडामेंटल टू सेफगार्ड इंडिया इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ठीक है। जैसे देखिए ड्रग्स में, ऑलराइट, फ्लोरा फाउना, इसके लिए साइड कन्वेंशन भी है। आर्म्स ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इलीगल इकोनॉमी, ये सब डेंट क्रिएट करती हैं आपकी ओवरऑल इकोनॉमी कैलकुलेशन पर, ठीक है। तो इलीगल फाइनेंशियल फ्लो इसका एक एग्जांपल है। उसी तरीके से ड्रग इकोनॉमी, दिस इज वन एग्जांपल। काउंटरफिटिंग, ओके, फेक करेंसी बनाना या फेक गोल्ड। ऑर्गेनाइज क्राइम एंड इलीगल इकोनॉमी यानी कि वही ट्रैफिकिंग वगैरह, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, आर्म ट्रैफिकिंग, टेरर एंड क्राइम, ठीक है, यानी कि टेरर फाइनेंसिंग वगैरह। तो ये 5 पॉइंट सिर्फ आप याद रखिए कि ये सब इलिसिट इकोनॉमी का पार्ट है, बाकी उसको डिटेल मत पढ़ने बैठना, उनकी जरूरत नहीं है। चलिए यहाँ पे देखते हैं बलूचिस्तान प्रोविंस, ये देख रहे हैं आप बलूचिस्तान। और एक टाइम था जब यहाँ के आमिर को लगता था कि नहीं नहीं, मैं इंडिपेंडेंट रहूंगा, पाकिस्तान का पार्ट नहीं बनना है मुझे। और एक टाइम था जब जिन्ना के साथ इनकी दोस्ती अच्छी थी, तो पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं एक्सेप्ट भी कर लिया था और उन्होंने ट्रीटी साइन भी कर ली थी फ्रेंडशिप की, ऑलराइट। तो जिन्ना उस टाइम तक ठीक था कि चलो ठीक है, अगर ये दोस्ती बन के रहना चाहते हैं दोस्ती सही, ठीक है, पाकिस्तान में नहीं मिला रहे। बट ब्रिटिशर्स बहुत अगेंस्ट थे इसके। ब्रिटिशर्स कहना था नहीं नहीं, ये बहुत बड़ा प्रोविंस है बलूचिस्तान, ओके, सबसे बड़ा प्रोविंस है पाकिस्तान का, ठीक है। यहाँ पे अफगानिस्तान है, और अफगानिस्तान के जस्ट ऊपर सेंट्रल एशिया शुरू हो जाता है, जहाँ पे कि उस टाइम का सोवियत यानी कि यूएसएसआर का दबदबा चल रहा था, ठीक है, मतलब आप कह सकते हो कि रशिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ब्रिटेन था वो रशिया के इंटरफेरेंस से डर के उसने कहा कि नहीं, ये कल को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, आप इसको बलूचिस्तान को पाकिस्तान में मर्ज कीजिए, ऑलराइट। तो ये पूरी कहानी यहाँ पर दी हुई है, क्योंकि कल जो बॉम्बिंग हुई है ना वो यहीं पे हुई है, क्योंकि यहाँ पर जो बलोच हैं ये इनकी एक नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रही है, ऑलराइट। दे वांट टू रिमेन इंडिपेंडेंट फ्रॉम पाकिस्तान, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर यही कि पॉलिटिक्स हो या एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो रीजन है ना पंजाब, यहाँ से आने वाले लोगों का ही पूरा कंट्रोल है, ऑलराइट। पूरी पाकिस्तान की इकोनॉमी हो, पॉलिटी हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, ये पंजाबी पठान जो है इनका कंट्रोल चलता है, ठीक है। ये बलूचिस्तान कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं बलोच, ठीक है, तो इनको लगता है कि हमें इग्नोर किया गया है हमेशा से। चलिए, तो अब क्या हो रहा है यहाँ पर, इट इज द लार्जेस्ट प्रोविंस, स्पार्सली पॉपुलेटेड एंड इम्पावरिश्ड, अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज है यहाँ पर, और स्ट्रेटेजिकली इसकी लोकेशन बहुत वाइटल है। ये देखिए आप, यहाँ से ये ईरान को टच कर जाता है और आप सीधे पर्शियन गल्फ में पहुंच जाएंगे, जहाँ पे ऑयल गैस वगैरह के भंडार हैं। राइट नाउ सिंस 1948 यहाँ पर ब्लडी इंसर्जेंसी चल रही है और ब्रूटल स्टेट रिप्रेशन चल रहा है। अब यहाँ पे था क्या, देखिए ये बलूचिस्तान में कई प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे, जैसे मकरन, मकरन कोस्ट हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम भी पढ़ते हैं, लाइक लासबेला, खरन एंड कलत, ठीक है। तो ये ट्राइबल चीफ हुआ करते थे जिन्होंने अपना एलिजेंस ब्रिटिशर्स को तो दे रखा था कि हम आपके अंडर रह के अपना काम करेंगे,
और चीफ ऑफ कलत जो था वो सबसे पावरफुल था, उसके अंडर में भी कई सारे फ्यूडेटरी चीफ्स हुआ करते थे। तो अहमद यार खान ही वॉज द चीफ ऑफ कलत, इसकी पर्सनल फ्रेंडशिप थी जिन्ना से। तो उस टाइम उसने कहा था कि मैं अपना स्टेट सेपरेट रखना चाहता हूँ। तो अगस्त 11 1947 को, ओके, पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस के जस्ट 3 दिन पहले पाकिस्तान ने साइन की इनके साथ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, यानी कि कहीं ना कहीं जिन्ना इस वक्त तक ठीक था, ठीक है बलूचिस्तान को अलग रहना है तो रहे। बट ब्रिटिशर्स वेरी ऑफ रशियन डिजाइन, दे पुश फॉर कलत एसेशन टू पाकिस्तान इंस्टेड। ऑलराइट, तो और ये कलत के अंडर में जो फ्यूडेटरीज थे चीफ्स, उन फ्यूडेटरीज ने एसीड कर दिया था पाकिस्तान को। तो ऑलरेडी इस कलत के जो कलत के चीफ थे अहमद यार खान, इनकी टेरिटरी भी हाफ हो चुकी थी ऑलमोस्ट, क्योंकि बाकी चीफ ने एलिजेंस दे दिया था पाकिस्तान को। तो बाय अक्टूबर 1947 पाकिस्तान ने अपनी सोच बदल दी कि नहीं, पूरा बलूचिस्तान चाहिए अब हमें। राइट, और मार्च 17 1948 में ये 3 कलत के अंडर में जो फ्यूडेटरी स्टेट्स थे उन्होंने ऑफिशियली पाकिस्तान को ज्वाइन कर लिया था। तो कलत हो गया अब लैंडलॉक्ड और उसकी टेरिटरी भी हो गई हाफ। और साथ में एक रूमर ब्रोक हो गई हमारे ऑल इंडिया रेडियो पर कि दिस यार खान वांटेड टू एसीड टू इंडिया। बस रूमर उठी और पाकिस्तान आर्मी मूव इन कर गई अंडर बलूचिस्तान में, और मार्च 26 को 1948 को ट्रीटी ऑफ एसेशन साइन करवा लिया गया बलूचिस्तान से, ठीक है, यानी कि तलत से। लेकिन उसका जो भाई था प्रिंस अब्दुल करीम, उसको पसंद नहीं आई ये बात, उसने रिबेल कर दिया अगेंस्ट दिस एसेशन एग्रीमेंट। ऑलराइट, और पहली वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू हो गई बलूचिस्तान की 1948 में। उसके बाद 58 में भी हुई, 62 63 में हुई, 73 77 तक भी चली, और अब 2003 से लगातार चली जा रही है। ऑलराइट, बलूचिस्तान अभी भी दब नहीं रहा है पाकिस्तान से। लेकिन पाकिस्तान फोर्सेज ने यहाँ पे ब्रूटल वायलेशन करे, एट्रोसाइड्स कमिट किए, एब्डक्शन, टॉर्चर, आर्बिट्री अरेस्ट, एक्सिक्यूशन, ये सब जिसको आप कहते हो किल एंड डंप स्ट्रेटेजी। ऑलराइट, मतलब बस मार दो और काट दो, कोई जवाब देने की जरूरत नहीं। तो पाकिस्तान में यहाँ पे काफी एट्रोसाइड्स कंडक्ट कर रही हैं। तो यही इंडिया करता है, जब आप कश्मीर मुद्दा और ये सब उठाते हो ना, तो इंडिया भी यूएन में फिर बलूचिस्तान का मैटर उठाता है, या आप भी तो उनके साथ गलत कर रहे हो। Now, Baloch nationalist group are also accused of human rights violation like ethnic cleansing of non-Baloch people, right? Targeting security and military personnel. और अब जो हो रहा है वो ज्यादा डेंजरस है कि ये जो बलोच नेशनलिस्ट थे जो अभी तक से अपनी आजादी के लिए लड़ रहे थे नॉर्मली, अब वो कहीं ना कहीं तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो बॉम्ब ब्लास्ट करता है उसको ज्वाइन कर रहे हैं। इस्लामिक स्टेट के करीब आ रहे हैं ये लोग। तो ये बॉम्ब ब्लास्ट और टेररिस्ट अटैक्स बढ़ेंगे अब पाकिस्तान में आने वाले टाइम में। ऑलराइट, नाउ Pakistan formed on basis of religion, but within this Islam, there were different Muslim ethnicities. Alright, Punjabi landlords near unchallenged hold over Pakistan bureaucracy. बंगाली स्पीकिंग ईस्ट पाकिस्तान ब्रेक अवे कर गया 71 में, और इस वजह से बलूचिस्तान को और ज्यादा बूस्ट मिला कि हम भी अलग हो सकते हैं पाकिस्तान से। और इसके साथ साथ कुछ इकोनॉमिक ग्रीवांसेस भी हैं इनको कि हमारे यहाँ नेचुरल सोर्सेज बहुत है, आप हमारे नेचुरल सोर्सेज तो यूज करते हो बट उसका बेनिफिट हमें नहीं मिलता। जैसे अभी गौधार पोर्ट पर जो चाइना का सीपैक प्रोजेक्ट चल रहा है, वहां पर सारे वर्कर वगैरह आप सिंध और पंजाब से लेकर आ रहे हो, जबकि खुद बलूचिस्तान में काफी अनएम्प्लॉयमेंट पसरा हुआ है। राइट, इवन एजुकेटेड बलोच पीपल को भी एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, और आप सारे वर्कर्स सिंध और पंजाब से लेकर आ रहे हो, तो इकोनॉमिक ग्रीवांसेस भी हैं इनके। ओके, इसलिए ये लोग टारगेट करते रहते हैं चाइनीज ऑफिशियल को। अभी एक बॉम्ब ब्लास्ट में कुछ चाइनीज लोग भी मारे गए थे। राइट, बट पाकिस्तान ब्लेम कर देता है कि नहीं ये इंडिया करवा रहा है या ईरान करवा रहा है, इस तरह से वो उस बात को ढक देता है। तो ये कल बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं 2 मॉस्क में, ठीक है, 57 आर किल्ड अराउंड, ओके, अटैक इन बलूचिस्तान। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे छोटी सी बात है कि मैंने आपको बताया हुआ है कि हमारे पास 8 कोर सेक्टर्स हैं, राइट, और ये 8 कोर सेक्टर्स जो है हमारे, ये 40% वेटेज कैरी करते हैं इन आईआईपी। फॉर 8 कोर सेक्टर्स में आपको बता ही चुका हूँ ऑलरेडी, वही हमारे कोल, ऑयल, फर्टिलाइजर, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एंड सो ऑन। राइट, सिर्फ इनका वेटेज याद रखना है यार, पेट्रो प्रोडक्ट्स वगैरह, ठीक है, इनका वेटेज याद रखना, ठीक है। मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ, इसलिए दोबारा रिपीट नहीं करूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर आउटपुट ग्रोज टू 12.1%, तो ये बहुत अच्छी बात है। राइट, इसके बाद चलिए बाकी तो कुछ नहीं। आजकल आपको न्यूज़पेपर में थोड़ी सी कम न्यूज़ मिलेंगी धीरे धीरे, क्योंकि अब ऑलमोस्ट शेड्यूल अनाउंस होने ही वाला है इलेक्शन का, ठीक है। तो मोस्टली आपको यही सब न्यूज़ मिलेगी। एंड सेकंड थिंग इज प्लीज वो 75 डेज चैलेंज को सीरियसली लीजिएगा। इससे पहले कि आप लोग अपनी प्रीलिम्स प्रिपरेशन पे पूरी तरह फोकस हों, प्लीज अपनी मेंस प्रिपरेशन कर लीजिए, क्योंकि मैंने आपको दिखा चुका हूँ GS 1 2 3 इनमें आपको अधिकतर क्वेश्चन करंट अफेयर से, स्पेशली एडिटोरियल से रिलेटेड ही आए, जैसे फॉर एग्जांपल सुसाइड,
कि इस पे जो क्वेश्चन था ये सब एडिटोरियल से आ रहा है, तो उस पे ट्विंकल गोयल आपको ये करवा रही हैं। तो प्लीज 75 डेज स्ट्रेटेजी को अच्छे से फॉलो कीजिए, इसमें आप बहुत अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर कर पाएंगे मेंस के लिए। ठीक है, आफ्टर 75 डेज हम लोग पूरी तरह से प्रीलिम्स पे फोकस हो जाएंगे। राइट, सो आई होप आप उसे अच्छे से फॉलो करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, हैव अ ग्रेट टाइम एंड कीप लर्निंग।